तो प्यारे बच्चों, हमारी बात जो चल रही थी वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर चल रही थी और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोगों को पढ़ना है। फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं, इस पर हमारी चर्चा होगी। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि फिनॉल जो होता है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। पहली बात तो आपको ये जानना चाहिए कि ये आर्थो पैरा पर क्यों जोड़ता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि फिनॉल इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। यहाँ लिख देता हूँ फिनॉल इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। फिनॉल आर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होता है, ये क्वेश्चन हमारा तैयार होता है। वाई फिनॉल इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो इस बात को समझने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। अगर हम फिनॉल को आयोनाइज करें, ये मान लेते हैं हमने फिनॉल ले लिया और इस फिनॉल को हमने आयोनाइज कर दिया, यानी फिनॉल को आयोनाइज करने के बाद आपको पता है फिनॉक्साइड आयन बनेगा ना। तो ये मैंने फिनॉक्साइड आयन बना दिया। यहाँ पर आपको फिनॉक्साइड आयन दिखेगा, ओ नेगेटिव दिखेगा और एच पॉजिटिव आयन दिखेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं कि फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो करता क्या है, पहले ये देखते हैं। तो फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है रेजोनेंस के थ्रू और अपने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दें तो नेक्स्ट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कहने का मीनिंग है कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा जो बन करके आएगा वो आपका यहाँ पर नेगेटिव आएगा और यहाँ स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बनाए तो ये वाले यहाँ पर निकल करके आ जाएंगे। भाई सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर आप बॉन्ड बना दीजिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड ओ दे दीजिए। अगर ये यहाँ बॉन्ड बनाएंगे तो ये निकल करके बाहर आ जाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन की बैलेंसी, जो कार्बन है उसकी बैलेंसी को पूरी करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। तो इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देख करके आपको ये नहीं लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आर्थो पैरा पर बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आर्थो पैरा पर बढ़ रही है। आप नोट करिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डेंसिटी आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, पैरा पोजीशन आर्थो और पैरा पोजीशन पर, आर्थो पैरा पोजीशन पर बढ़ रही है, बढ़ रही है। आर्थो पैरा पोजीशन पर बढ़ रही, तो इसका मतलब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो कहाँ जुड़ेगा, आर्थो पैरा पर जुड़ेगा। तो यहाँ लिख देता हूँ सो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, सो इनकमिंग मतलब आने वाला, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल ज्वाइंस द बेंजीन रिंग, ज्वाइंस द ज्वाइंस द बेंजीन joins the benzene ring at ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। आर्थो और पैरा पोजीशन पर रिंग को ये ज्वाइन करेगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। अब दूसरी बात है कौन कौन सी रिएक्शन शो करता है। तो सबसे पहले हम लोग हैलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। इसकी कौन सी रिएक्शन है, हैलोजिनेशन। तो यहाँ पर मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, रिएक्शन का नाम लिख देता हूँ हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में सबसे फेमस रिएक्शन है ब्रोमिनेशन, यानी Br2 से रिएक्शन कराएंगे हम लोग। तो ये हमने ले लिया फिनॉल, इस फिनॉल की रिएक्शन हमने कराई। देखो ये मैंने फिनॉल लिया, इस फिनॉल की रिएक्शन हमने करा दी किससे, Br2 से करा दी। लेकिन अगर ये Br2 एक्वस है, जलीय है, ठीक है, तो फिर ये Br कहाँ कहाँ जुड़ जा रहा है, तो ये Br जुड़ जा रहा है, सभी पोजीशन को इंगेज कर दे रहा है। यानी एक बार OH यहाँ लगना चाहिए, दूसरी बार ऐसे करके Br यहाँ और तीसरी बार Br, यानी सभी जितनी आर्थो पैरा पोजीशन है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाता है, ट्राई ब्रोमोफिनॉल हमें प्राप्त हो जाता है। एक तो ये ध्यान दीजिए। लेकिन अगर यही रिएक्शन फिनॉल की, मतलब इसे ए मान लो और इस वाली रिएक्शन को आप बी मान लो, सभी लोग कॉपी पर नोट कर लेना। नंबर अगर प्रैक्टिकल में चाहिए, नंबर अगर आपको बढ़िया ढंग से चाहिए, तो ये सब तैयारियाँ आपकी मजबूत होनी चाहिए। अगर आपने Br2 की रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में करा दी, इसकी जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ले सकते हो, तो आर्थो ब्रोमोफिनॉल और साथ ही साथ पैरा ब्रोमोफिनॉल भी बनता है। तो मतलब Br यहाँ पर भी आएगा और साथ ही साथ आपका Br यहाँ पर भी आएगा। तो ये आर्थो ब्रोमोफिनॉल और साथ में ही पैरा ब्रोमोफिनॉल बनता है। तो ये अगर पेपर में आए कि हाउ कैन यू कन्वर्ट फिनॉल इनटू आर्थो ब्रोमोफिनॉल, यहाँ पर मैं आर्थो ब्रोमोफिनॉल लिख देता हूँ, आर्थो ब्रोमोफिनॉल लिख देता हूँ, और दूसरे में
पैरा ब्रोमोफिनॉल लिख देता हूँ, पैरा ब्रोमोफिनॉल। तो ये आप आराम से किताब पर लिख सकते हो। इसी के बाद सेकंड रिएक्शन जो हमारी हो जाती है वो हो जाती है आपकी नाइट्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नाइट्रेशन की। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम में यानी कि HNO3 से रिएक्शन कराएंगे। नाइट्रेशन का मतलब ही होता है HNO3 से रिएक्शन। तो अब ये HNO3 से रिएक्शन भाई कैसे, इसमें भी दो कंडीशन चलती हैं। कंडीशन नंबर ए, अगर आपने डाइल्यूट ये फिनॉल लिया और इस फिनॉल की रिएक्शन आपने डाइल्यूट HNO3 से करा दी। यहाँ पर आपने HNO3 लिया और ये HNO3 आपने डाइल्यूट ले लिया। अगर HNO3 डाइल्यूट लिया हुआ है तो फिर ये फिनॉल तो बनेगा, लेकिन ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आर्थो नाइट्रोफिनॉल बना और साथ ही साथ हमारा बन जाता यहीं पर पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये हमारा हो गया आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल हो गया। ये बात आप ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बी पार्ट में चले आइए। अगर बी पार्ट में चले आते हैं तो यहाँ पर मैं करता हूँ आपका क्या, ये मैंने फिनॉल लिया और इस फिनॉल की रिएक्शन अगर मैंने कंसनट्रेटेड HNO3 से करा दी। किससे करा दी? कंसनट्रेटेड HNO3 से करा दी। और जैसे ही कंसनट्रेटेड HNO3 मैं डालूंगा, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, अगर कंसनट्रेटेड HNO3 है तो फिर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनना निश्चित हो जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो अगर कंसनट्रेटेड है तब भी यही कंपाउंड बनेगा, जिसको आप पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हो। तो यहाँ पर OH ले लेता हूँ, यहाँ पर NO2 आपका जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी NO2 आपका जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी आपका NO2। तो इसे हम लोग 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल नाम देते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनॉल का नाम देते हैं। एक तो ये ध्यान दीजिए। तो संडे स्पेशल की इस वीडियो को जरूर देखिए आप। एक तरीका और भी है यही बनाने के लिए। तो देखो मैं कैसे बना सकता हूँ। ये पिक्रिक एसिड का बड़ा फेमस नाम है कि पेपर में पूछा जाता है कि पिक्रिक एसिड कैसे बनाओगे। तो ये पिक्रिक एसिड साहब ऐसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। यही रिएक्शन अगर करना चाहो तो फिर आप ऐसे भी करा सकते हो। ये आपने ले लिया, फिनॉल ले लिया और फिनॉल की रिएक्शन आपने करानी है कंसनट्रेटेड H2SO4 से। जैसे ही कंसनट्रेटेड H2SO4 इसके ऊपर डालोगे और हीट करोगे, जैसे ही हीट करोगे तो आपका पहले सल्फोनिक एसिड का प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि OH यहाँ बनेगा और SO3H यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर भी आपका SO3H लग जाता है। जब इसको दोबारा आप कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ में ट्रीटमेंट देंगे तो मैं आपको बताने की कोशिश ये करूँगा कि जैसे ही आप इसमें कंसनट्रेटेड HNO3 डालेंगे, एरो लगाइए और डालिए कंसनट्रेटेड, क्या डालना है? HNO3। और जैसे ही कंसनट्रेटेड HNO3 डालेंगे फिर आपको पिक्रिक एसिड मिल सकता है। तो फैक्ट्रीज में अधिकतर फिनॉल से पिक्रिक एसिड इसी प्रोसेस से बनाते हैं। NO2 यहाँ पर ले लिया, NO2 यहाँ पर ले लिया, NO2 यहाँ पर ले लिया, इसे भी आप लोग पिक्रिक एसिड ही बोलेंगे। लेकिन इंडस्ट्रीज में इसी मेथड से बनाने का जो है मेथड बताया जाता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो अभी आपने देखा कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल भी होता है और एक पैरा नाइट्रोफिनॉल भी होता है। तो अब एक क्वेश्चन भी यहीं पर कराया दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा वोलेटाइल होता है पैरा। चलिए इसको अगली वीडियो में मैं देता हूँ, फिलहाल ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपने यानी कि थर्ड अगर मैं रिएक्शन कर देता हूँ, रिएक्शन विद HNO2, अगर हम HNO2 से रिएक्शन करते हैं, इसे नाइट्रोसेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसेशन। इसे हम लोग नाइट्रोसेशन रिएक्शन का नाम देंगे। और नाइट्रोसेशन में हम फिनॉल लेते हैं और फिनॉल की रिएक्शन करा देते हैं, फिनॉल की रिएक्शन करा देते हैं HNO2 से। HNO2 आता कहाँ से? ये NaNO2 से आता है और साथ ही में इसमें HCl डाला जाता है। तो ये नाइट्रोसो फिनॉल बनता है। क्या बनता है भैया? नाइट्रोसो फिनॉल बनेगा। यानी यहाँ पर आप इस तरीके से ये नाइट्रोसो फिनॉल। लेकिन अगर इसमें भी आप नहीं माने, बोले नहीं हमारा मन कर रहा है हम इसमें भी डाल के देख लें HNO3, तो आप इसमें भी HNO3 डाल करके देख लीजिए। यहाँ पर आप OH रखेंगे और यहाँ पर आप NO2 रखेंगे, वो पैरा नाइट्रोफिनॉल भी आप बना सकते हो। लेकिन नाइट्रोसेशन रिएक्शन जो है वो केवल यहाँ से यहाँ तक ही बोली जाएगी, इसके आगे नाइट्रोसेशन नहीं है। ठीक है, एक बात ये ध्यान दीजिएगा। अब आपको पढ़ना है कि अगर सल्फोनेशन कर दें तो क्या बनेगा। तो तीसरी रिएक्शन हमारे पास आ जाती है सल्फोनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन।
एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिनॉल ले लेते हैं और फिनॉल की रिएक्शन, ये मान लो आपने फिनॉल ले ली, ठीक है, इस फिनॉल की रिएक्शन आपने करानी, ये मैंने फिनॉल लिखा। अगर मैं इसे कंसनट्रेटेड HNO3 डालता हूँ, सॉरी H2SO4 डालता हूँ और टेम्परेचर केवल 50 डिग्री सेल्सियस दे देता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर कंसनट्रेटेड H2SO4 डालता हूँ, टेम्परेचर 100 दे देता हूँ, तो दोनों में डिफरेंस है। 50 पे हमेशा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, ये हो गया आपका, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो है वो सल्फोनिक एसिड है, तो ये बन गया आपका आर्थो हाइड्रोक्सी। इसका नाम आप ध्यान दीजिएगा, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो ये आप कैसे कर सकते हो, मैं थोड़ा सा इधर इधर शिफ्ट कर देता हूँ, आप देख सकते हो। चलो ये अब आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। चलिए इसी के लिए ऊपर कर देता हूँ तो अब आपको पूरा दिखेगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इधर अगर मैंने डाला है तो ये पैरा पोजीशन पे, ज़्यादा अगर टेम्परेचर रखोगे तो पैरा पोजीशन वाला मिल जाएगा। यहाँ पर आप फिनॉल लगा दो, यहाँ पर आप SO3H लगा दो, ये नाम हो गया पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसको बोला जाता है। लेकिन अगर आप कहो कि नहीं साहब हम इसमें लगातार कंटिन्यूट हीट ही करते रहें, तो कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दीजिए और लगातार हीट करती रहिए, कंटिन्यू हीट कर दीजिए, तो फिर दोनों जुड़ जाते हैं बेंजीन के रिंग में। यानी कि यहाँ पर तो OH रहेगा, यहाँ SO3H रहेगा, यहाँ पर भी SO3H रहेगा, तो ये हो गया आपका 2,4 है ना, सल्फोनिक एसिड है, और 2 पे आपका हाइड्रोक्सी भी है, तो आप इसे फिनॉल 2,4 सल्फोनिक एसिड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नाम अगर जानना चाहते हो तो नाम नोट कर लो, फिनॉल 2,4 सल्फोनिक बेंजीन सल्फ, फिनॉल 2,4 सल्फोनिक एसिड बोलेंगे, बेंजीन तो लग गया, सल्फोनिक एसिड नाम दिया जाता है। इस तरीके की कुछ रिएक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, आपको जरूर नोट करनी चाहिए। सभी बच्चे अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो फिर इसका लाभ पूरा उठा लीजिए। इसके बाद आ जाती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है, इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को आगे प्रोसीड करता हूं, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरीके की होती है। सबसे पहले होती है एल्काइलेशन होता है, एल्काइलेशन होता है, और दूसरा होता है आपका एराइलेशन। क्या होता है, एराइलेशन। तो एल्काइलेशन में क्या होगा वो भी आप ध्यान दो, ये मैंने फिनॉल ले लिया, ये मैंने आपका फिनॉल ले लिया, यहाँ पर OH रखा, और इसका अगर मैंने रिएक्शन कराया CH3Cl से, और एरो पर लिखा एनहाइड्रस AlCl3, ये कैसा है, एनहाइड्रस होना चाहिए, एनहाइड्रस होना चाहिए। तो फिर ऑर्थो आर्थो मिथाइल फिनॉल यानी ऑर्थोक्रिसॉल भी बोल सकते हैं, आर्थो मिथाइल फिनॉल बनता है, और साथ ही साथ पैरा मिथाइल फिनॉल भी हमें मिल जाता है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं पैरा मिथाइल फिनॉल। समझ में आया। इसी तरीके से अगर बी पार्ट देखो, नाम आप लिख लेना, इसका नाम है ऑर्थो क्रिसॉल बोलते हैं, और इसको हम लोग पैरा क्रिसॉल का नाम देते हैं। एक बात ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी, अगर मान लो एसाइलेशन करा देते हैं, ACYLATION एसाइलेशन करा देते हैं, तो फिर फिनॉल, ये हमारे पास में फिनॉल है, और इस फिनॉल की रिएक्शन हम लोग एसिटाइल क्लोराइड यानी कि CH3 COCl से कराते हैं, एनहाइड्रस AlCl3। तो फिर हमारे पास फिर कौन जुड़ेगा, आपको पता है, ये OH लिया, यहाँ पर COCH3 जुड़ जाता है, और यहाँ पर भी आपका COCH3 जुड़ जाता है। ये OH लिया, यहाँ पर COCH3 जोड़ दिया। तो अब इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ऑर्थो लगा दीजिए और हाइड्रोक्सी लगा दीजिए, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और नीचे आ जाता है एसिटोफिनोन आ जाता है। इसी तरीके से इसका नाम भी देखो, पैरा हाइड्रोक्सी हो जाता है, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं फिनॉल की, वो आपको ध्यान देनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हेडिंग बना लेता हूँ, सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ
सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। ठीक है, ये कुछ ऐसी रिएक्शन जो वास्तव में आपके लिए वरदान साबित होंगी। तो ऐसी रिएक्शन हमेशा याद करते रहना चाहिए। जैसे नंबर 1 बात आ जाती है ए बात आती है कोलबेज रिएक्शन। अब ये कोलबेज रिएक्शन पूछी जाती है आपसे एग्जाम में। इस रिएक्शन में होता क्या है, ये मैंने फिनॉल ले लिया, ये मैंने फिनॉल ले लिया। इस फिनॉल की रिएक्शन अगर कार्बन डाइऑक्साइड से कराई, ठीक है, तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेगा, सबसे पहले हमें NaOH से रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये, तो सबसे पहले हम इसमें NaOH ही डाल लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग NaOH डालेंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? सोडियम फिनॉक्साइड। इस सोडियम फिनॉक्साइड को अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, चलिए आगे कंटिन्यू सीधी लाइन में कर देता हूँ। सीधी लाइन में दिख रहा होगा, जहाँ तक मैं भरोसा करता हूँ आपको दिख जरूर रहा होगा। यहाँ पर मैं CO2 ले लेता हूँ और 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देता हूँ। तो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर, ये आपका ONA आ गया, ONA, और यहाँ पर COOH हो जाता है। लेकिन ये तुरंत अपने आप को रीअरेंज भी कर लेता है, रीअरेंज भी कर लेता है। और जैसे रीअरेंज करेगा H यहाँ लिख दिया जाएगा और Na यहाँ लिख दिया जाएगा। तो आपने किताबों में ऐसे देखा होगा। अब इसी में आप HCl डाल दिए तो NaCl निकल जाएगा और प्रोडक्ट आपको सैलिसिलिक एसिड मिल जाता है। क्या बोलते हैं इसे? सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। फिर से नाम याद कर लो, नाम जरूर ध्यान देना पड़ेगा आपको। नाम है इसका सैलिसिलिक एसिड। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सैलिसिलिक एसिड इसका नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, पानी जरा सा पी लेते हैं, फिर आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास को अभी। तो अब ये कोल्बे की रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोल्बे की, और इस कोल्बे की रिएक्शन में आपको इम्पोर्टेंट लगाना चाहिए। बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए मैं इस पर स्टार बनाए देता हूँ। इसके बाद आ जाती है नंबर 2 पर रीमर टीमन रिएक्शन। ये इसके आगे भी इम्पोर्टेंट लगाइए, हेडिंग हमारा रीमर, रीमर टीमन रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन क्या का नाम क्या है? रीमर टीमेंस रिएक्शन। अब रीमर टीमेंस रिएक्शन अगर है तो ये रीमर टीमन रिएक्शन क्या कहती है इस बात का हमें, तो ये अगर हमने फिनॉल लिया तो आप ध्यान दीजिए, इसी रिएक्शन में कई सारी चीज़ें भी आपको पढ़ने को मिलेंगी। ये मैंने फिनॉल लिया और इसकी रिएक्शन अगर मैं क्लोरोफॉर्म से कराता हूँ, साथ में 3KOH या NaOH ले लेता हूँ एक्वस कंडीशन वाला, तो फिर आपको सैलिसिल एल्डी, वहाँ सैलिसिलिक एसिड मिल रहा था और यहाँ पर आपको मिलेगा सैलिसिल एल्डिहाइड। तो नाम याद रखिएगा, नाम है सैलिसिल एल्डी, सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, ये बात। और साथ में आपको 3KCl निकालना है और 2H2O भी निकालने हैं, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर यही काम आप दोनों में से चाहें कि सर हम ये चाहते हैं कि इसकी रिएक्शन CCl4 से करा दी जाए, तो CCl4 में 4KOH लेने पड़ेंगे और प्रोडक्ट आपका यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। तो मैं यहाँ पर इसे सैलिसिलिक एसिड बना करके भी इससे दिखा दे, तो रीमर टीमन से दोनों बन जाते हैं। रीमर टीमन से आपका सैलिसिलिक भी बनता है और सैलिसिल एल्डिहाइड, तो यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड भी बनता है और साथ में सैलिसिल एल्डिहाइड भी। तो 4KCl निकाल दीजिएगा और यहाँ पर 2H2O निकाल दीजिएगा, ये रिएक्शन भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब आखिरकार ये सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, ये चीज़ भी देखिएगा। देखो, ये मैंने लिखा सैलिसिलिक एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर कंपटीशन के लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। अब सैलिसिलिक एसिड की अगर मैं बात करता हूँ, सैलिसिलिक सैलिसिलिक एसिड मैंने ले लिया और सैलिसिलिक एसिड से मैं 3 प्रोडक्ट आपको बना करके दिखाऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड या CH3CO का होल ट्वाइस O से कराता हूँ, तो फिर जो प्रोडक्ट बनता है, इसका नाम एसिटिक एनहाइड्राइड है और पायराडीन हमें बेस लेना पड़ेगा इसकी प्रेजेंस में, या NaOH भी ले सकते हो। तो जो प्रोडक्ट मिलता है इसे एस्प्रिन दवा होती है, बनती है, यानी कि ये OCOCH3 बनता है और यहाँ पर COOH। इसको बोलते हैं 2 एसिटॉक्सी
टू एक्सीटॉक्सी सैलिसिलिक सॉरी टू एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड बोला जाता है, टू एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड नाम दिया जाता है, जिसे एस्प्रिन दवा भी बोलते हैं। एस्प्रिन, ASPIRIN, एस्प्रिन का नाम भी देते हैं। तो एस्प्रिन कैसे बन, सिर दर्द में खाते हैं ना, एस्प्रिन खाते हैं, डिस्प्रिन खाते हैं, ये वही है। अगर आपने ये सपोज कर लो जो कंपाउंड लिया है, इसी कंपाउंड में डाल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट, फिर दोबारा, अगर कंपाउंड आपने लिया हुआ है फिनॉल और इसी पर आपने AlCl3 की प्रेजेंस में करा दी, तो फिर ये फ्राइज रीअरेंजमेंट हो जाता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्या बन जाता है, फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहलाती, क्या कहलाती, फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहलाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन जाती है। ठीक है, तो वो हमें पढ़नी नहीं है अभी फिलहाल। अभी जो पढ़नी है वो रिएक्शन पढ़नी कौन सी है, C6H5, हम यहाँ पर OH ले लेते हैं, C6H5OH फिनॉल ले लिया, और सैलिसिलिक एसिड की जब फिनॉल से रिएक्शन कराई गई, तो फिर आप जान लो ये यहाँ पर OH हो जाता है और यहाँ पर COO C6H5 बन जाता है, जिसे सैलॉल, फिनाइल एसीटेट भी बोलते हैं, फिनाइल सैलिसिलेट भी बोलते हैं, फिनाइल सैलिसिलेट भी बोलते हैं, और साथ में से प्यार से सैलॉल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सैलॉल के नाम से भी जाना जाता है। और यही काम अगर आपने CH3OH से करा दिया, और CH3OH से जैसे ही कराया, तो फिर यहाँ पर प्रोडक्ट ये तो OH ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका COOCH3, इसका नाम है मिथाइल सैलिसिलेट। क्या नाम है इसका, मिथाइल सैलिसिलेट नाम है, मिथाइल सैलिसिलेट नाम है। और मिथाइल सैलिसिलेट को ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी बोलते हैं, जिसे आप आयोडेक्स देखते हो, आयोडेक्स के नाम से भी ये आती है, ये आयोडेक्स के नाम से भी पूछी जाती है। तो ध्यान दीजिए कि आयोडेक्स क्या होती है, एस्प्रिन क्या होती है, ये बात भी आज आपने केमिस्ट्री के द्वारा जान ली कि आयोडीन, आयोडेक्स का फार्मूला क्या है, आयोडेक्स क्या होती है, आयोडेक्स क्या होती है ना, और आपने एस्प्रिन क्या होती है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने समझ लिया। ये दोनों क्वेश्चन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको ये चीज़ें बताई, और एक रिएक्शन जो अलग से आपको इंपॉर्टेंट पढ़नी है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन पढ़ लेता हूँ। और हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में हम लोग आगे कंसीडर कर देते हैं, ये हमारे पास में फिनॉल है, और फिनॉल की रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं किससे, हाइड्रोजन से, 3H2 से करा देते हैं। और अगर चाहो तो निकल कैटलिस्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, निकल कैटलिस्ट लीजिए, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लीजिए, तो साइक्लोहेक्सेनॉल प्राप्त हो जाता है। अंदर कुछ नहीं बनाओगे, यहाँ पर इसका नाम है साइक्लोहेक्सेनॉल कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सेनॉल कहते हैं, साइक्लोहेक्सेनॉल बोला जाता है। इसे मिटा देता हूं, तो ये बन गया आपका साइक्लो, यानी ये ध्यान दीजिए यहाँ पर रिंग नहीं है, इसमें रिंग नहीं है, कहीं सोचो सर ने रिंग भूल गए होंगे, सर ऐसा नहीं है, यहाँ रिंग है ही नहीं। तो ये आपका फिनॉल हो गया, और ये आपका साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लास्ट एक रिएक्शन और जरूर पढ़ाऊंगा, फॉर्मेशन ऑफ फिनोफ्थलीन, ये भी जरूर पढ़ाऊंगा आपको, फॉर्मेशन ऑफ फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन कैसे बनता है, फिनॉल फिथलीन कैसे बनता है, फिनोफ्थलीन कैसे बनता है। चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, ये फिनोफ्थलीन कैसे बनेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये मैं क्या करता हूँ, ये बनाता हूँ पहले थैलिक एनहाइड्राइड। तो ये कंपाउंड मेरे पास में थैलिक एनहाइड्राइड है, ये थैलिक एनहाइड्राइड हो जाता है, यहाँ पर H ले लिया, ये फिनॉल का ही H है, जो ये फिनॉल लिखा हुआ है, और इसका H मैंने बाहर दिखा दिया है, ये भी फिनॉल लिटाल के लिख दिया मैंने, और इस फिनॉल का जो H है वो भी मैंने बाहर दिखा दिया इस तरीके से। अब इस पे जब कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, तो यहाँ से ये H2O निकल जाता है इस तरीके से। जैसे H2O निकल जाएगा, तो आपका फिर ऐसे हो गया, ये बना, ये बना,
यहाँ पर हो गया OH और यहाँ पर हो गया OH, इसका नाम है फिनोल्फथलीन, फिनोल्फिथलीन। ये एक इंडिकेटर होता है फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन एक इंडिकेटर होता है। ये है थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड है ये आपके फिनॉल हो गए और ये फिनोल्फथलीन इंडिकेटर हो गया। समझ रहे हैं बात नहीं? ये फिनोल्फथलीन की खास बात है, एसिड के साथ में नो कलर, कोई कलर नहीं रहता है, नो कलर रहता है। और ये बेस के साथ में, बेस के साथ में पिंक कलर देता है, पिंक कलर देता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी फिनॉल की। ये फिनॉल की मैंने सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको बच्चों बताई। आप इसी चैनल पर बने रहिए, हम आपको हर संडे को क्लास लेंगे और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये हमारा फिनॉल अब कंप्लीट हो जाता है यहीं पर। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं उनकी भी बात हम अगली वीडियो में ज़रूर करेंगे। थैंक यू।